हाउसेज हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये हाउसेज हैं। ठीक है जी। ये फर्स्ट हाउस जहां लिखा है ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है या 12 लिखा है। यानी 12 राशियों में से कोई सा भी नंबर यहाँ लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउस हमेशा ये फर्स्ट ही रहेगा जहां फर्स्ट लिखा है। क्लियर है? इस फर्स्ट हाउस का ये आपको माइंड में रखना है कि कुंडली का पहला घर है ये। ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है ना, आप ज्योतिष पढ़ोगे तो इसमें अलग अलग नामों से, अलग अलग ज्योतिष पद्धतियों में इसे बुलाते हैं। देखो, जो पाराशर ज्योतिष है वो इसे भाव कहती है। भाव क्या कहती है? भाव। जब आप एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठेंगे, कभी चर्चा करेंगे, तो वो कहेंगे ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है, ये छठा भाव है, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव है, ये नौवां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव है, ये 12वां भाव है। ठीक है। लेकिन जब आप कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा कस्प। क्या बन जाएगा? कस्प। उस समय ना ये हाउस कहलाएगा, ना ये भाव कहलाएगा, उस समय ये कहलाएगा कस्प। क्लियर है? यस सर। पूर्वी जी हैं इसमें या वेटिंग में? मैसेज आ रहा है उनका। सर मैं हूँ। राधे राधे। अच्छा, आपने 2 से लॉगिन आईडी कर रखा है इस वक्त इसको। ठीक है। नहीं कुछ नहीं सर, सर एक्चुअली मेरे पास आवाज भी डबल डबल आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा लॉगिन कर दूं? हाँ, कर लो, आप दोबारा लॉगिन। हाँ जी। तो अब आप लोग नोट कर सकते हो ये बात, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप अपनी समझ के लिए। जो मैं बता रहा हूं, पाराशर ज्योतिष में ये भाव के नाम से जाना जाता है। यानी जब भी आप पाराशर, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशरी है, इसमें इसे भाव कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसे हाउस कह देते हैं। ये भाव है और इंग्लिश में इसे हाउस कह देते हैं, घर भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, भाव है। पूर्वी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करके बताओ। शायद पूर्वी जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। अनुराग ने फोन करके बोलो। जी सर, बोलता हूँ। हाँ, तो ये लोग, ये सब बात आप लिख लीजिए कि पाराशर ज्योतिष में इसे हाउस कहते हैं, घर कहते हैं और भाव कहते हैं। लेकिन जब कभी आप कृष्ण मूर्ति ज्योतिष पढ़ोगे तब इसे कस्प कहते हैं। CUSP, कस्प कहते हैं इसे। सेम कुंडली रहती है पर इसका नाम बदल जाएगा, ये कहलाएगा कस्प। जब आप लाल किताब ज्योतिष पढ़ते हैं तो ये बन जाते हैं खाने। इनको बोलते हैं खाने। लिख लीजिए, खाने। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, इस टाइप से। और ये याद रहे, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, किसी भी ज्योतिष पद्धति में ये चेंज नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाउस किसी और ज्योतिष में दूसरा फर्स्ट हाउस बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना? हमेशा फर्स्ट हाउस फर्स्ट ही रहेगा, सेवंथ सेवंथ ही रहेगा, सिक्स सिक्स ही रहेगा। जिस नंबर, बस माइंड में आपको ये रखना है कि बैकग्राउंड में जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपके माइंड में रहने चाहिए हमेशा, कि फर्स्ट हाउस ये है। लाल किताब ज्योतिष में ये खाने हैं, KP में ये कस्प है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जो मैंने बताया सिर्फ नाम बताया, अगर हो तो हैंड रेज कर लो। नो सर। हाँ ठीक है। पूर्वी जी आ गए क्या? सर 2 मिनट लगेगी उनको, उनके लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई। अच्छा, चलो अपन 2 मिनट के लिए रुकते हैं। जब तक कोई किसी का पिछला डाउट है तो वो पूछ लीजिए।
आशा क्लियर हुआ तुम्हें? तुमने पूछा था मेरे से कि सर मेरी राशि लग्न राशि और राशि में तुम्हारा कंफ्यूजन था, वो क्लियर हुआ? अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही आशा मुझे तुम्हारी। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आ रही है आवाज? अब आ रही है, बताओ। सर नहीं हुआ है प्लीज आप मेरा। अभी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, अभी क्लियर करते हैं उसे भी। पूर्वी जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो। हाँ जी सर, अब आ रही है, अब आ रही है। अब मैंने फोन से किया, लैपटॉप में पता नहीं क्यों सारा दिन चलता है, रात को ही दिक्कत आती है लैपटॉप में। इंटरनेट इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पूरा बंद ही हो जाता है, पता नहीं क्या। ठीक है, मैंने फोन से किया, कोई दिक्कत नहीं, आप कैरी ऑन करो। ओके जी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम किस हाउस से कौन सी इवेंट को देखते हैं। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये यहीं से ही आपको ज्योतिष की रुचि बढ़ेगी। ठीक है? देखो, किसी भी कुंडली को जब हम अच्छे से सीखना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं कि कुंडली हमें क्या कह रही है, कौन सा मैसेज दे रही है, कौन से कर्म हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, उन सब की जानकारी हमें कुंडली से मिलने वाली है। लेकिन उन चीजों को जानने के लिए जो कुंडली में लैंग्वेज लिखी हुई होती है वो 3 टर्म से लिखी हुई होती है। फर्स्ट, वो भाव कौन से भाव को डिनोट कर रहा है, सेकंड वहां ग्रह कौन सा है, और थर्ड वहां राशि कौन सी है। ठीक है? तो भाव हम अच्छे से समझ गए। अभी हमने जान लिए कि 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं। सिर्फ रमल ज्योतिष में 16 भाव होते हैं। ठीक है? बाकी की सभी ज्योतिष पद्धति में 12 ही होते हैं। एक रमल ज्योतिष होती है जिसमें पासे चलाए जाते हैं और उसमें 16 भाव बनते हैं। बाकी सभी ज्योतिष पद्धतियों में 12 ही होते हैं। न्यूमरोलॉजी में 9 भाव होते हैं। अगर अपन अंक ज्योतिष की बात करें तो वहां 9 भाव होते हैं। वहां सिर्फ 9 भाव से ही आपके भविष्य की गणना की जाती है। ये चीजें इसमें लिखी भी नहीं आएगी जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आप नोट कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद आते हैं भाव। अब भाव की अगर हम बात करें तो भाव का मतलब हाउस। जन्म पत्री में जो बॉक्स अभी आपने बने हुए देखे थे वो सारे ही भाव थे। किस भाव को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको मिलेगा रिटर्न कंटेंट। बस आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पर जो पहला भाव है ना हमारा फर्स्ट हाउस, इसको हम लग्न कहते हैं। आप इस बात को अच्छे से माइंड में रखो कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो लग्न कहलाता है। और लग्न की ताकत के आगे सब जीरो है। लग्न से बड़ा कुछ नहीं है। ये फर्स्ट हाउस ही है जो आपकी पर्सनैलिटी को आपको रिवील कर देगा। आप दुनिया के सामने बता देगा कि आपके सामने बैठने वाला व्यक्ति कैसा है। ठीक है? फर्स्ट हाउस जिसका जितना पावरफुल है, आप यकीन मानना उस व्यक्ति की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स उतनी ही कम है। ये फर्स्ट हाउस ही है जो है सब कुछ। बाकी हर हाउस की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट फर्स्ट हाउस का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? ये पहला भाव है, इसे लग्न कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा भाव जिसको हम सेकंड हाउस बोलते हैं। ये धन भाव है, कुटुंब भाव है, और लाल किताब में ये क्या बन जाएगा, दूसरा खाना। वहां पे क्या कहेंगे इसे हम, दूसरा खाना। केपी में कहेंगे सेकंड कस्प। ठीक है? ये चीज आपको माइंड में रखनी है जो मैं वेरिएशन बताता जा रहा हूं। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। ठीक है? तीसरे भाव का नाम है पराक्रम भाव। चौथा भाव जो है वो सुख भाव है। पांचवा भाव जो है वो संतान भाव है और संचित कर्म भाव है। आपने संचित कर्म पढ़े थे। अब हम फिफ्थ हाउस से व्यक्ति के संचित कर्मों को भी जज करेंगे कि उस व्यक्ति के संचित कर्म कैसे हैं। ये फिफ्थ हाउस को देखने से हमें पता लगेगा। सिक्स हाउस यानी जो छठा भाव है वो रोग, ऋण और रिपु भाव है। रोग मतलब बीमारी है। ऋण का मतलब आप पे किसी भी प्रकार की देनदारियां हैं या लेनदारियां हैं। रिपु भाव का मतलब है दुश्मन, शत्रु। ठीक है? सातवां भाव है कलत्र भाव, जाया भाव। कलत्र और जाया का अर्थ होता है पत्नी। ठीक है? यानी हम सेवंथ हाउस से हमारे लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारा स्पाउस कैसा होगा, हम अच्छे से जज कर सकते हैं।
यहीं से हम अपना बिजनेस पार्टनर भी देख सकते हैं कि हमारे साथ जो बिजनेस डील करने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। वो हमारे सामने अच्छा बन के आया है, लेकिन एक्चुअल में हमारी कुंडली का 7th हाउस जैसा होगा, आपको बिजनेस में पार्टनर वैसा ही मिलेगा। अगर आपका 7th हाउस बहुत अच्छा है तो पार्टनर आप दुनिया के किसी व्यक्ति से पार्टनरशिप कर लो, आपको कोई नुकसान नहीं है। यदि 7th गड़बड़ है तो यकीन मानना, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, अंत में आपके साथ में कुछ ना कुछ बेईमानी हो ही जाएगी। 8वां भाव जो है वो आयु भाव है। यहां से व्यक्ति की आयु, मतलब उसकी आयु देखी जाएगी, एज देखी जाएगी। यही मृत्यु भाव भी है, यहीं से व्यक्ति की मौत भी देख लेते हैं कि व्यक्ति किन कारणों से मरेगा, किन चीजों से मरेगा, कैसे उसकी डेथ हो रही है, ये भी हम देख सकते हैं। 9वां भाव जो है वो भाग्य भाव है, धर्म भाव है। ये 9वां भाव आपके पूर्वजों का, मतलब जो पूर्वजों से आपको प्राप्त है, आपके जीन से, आपका डीएनए है। आपका डीएनए बेसिकली हम यहीं से देखते हैं, ठीक है ना। आप किस कुल के, किस परंपरा के, कैसे व्यक्ति हो, वो सब 9वें भाव में। 10वां भाव जो है वो कर्म भाव है। कर्म भाव का मतलब यहाँ से हम व्यक्ति का प्रोफेशन देख लेते हैं, वो किस टाइप का प्रोफेशन करके अपने जीवन में अर्न करेगा, यानी पैसा कैसे आएगा उसके पास। और पैसे के बिना कुछ है नहीं। 11वां भाव जो है वो लाभ भाव है। आपको जीवन में किसी भी चीज से कितना लाभ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एसी बाय किया, वो एसी मुझे लाभ देगा या नुकसान। मैंने कार बाय की, वो मुझे लाभ देगा या नुकसान। मेरे 3 बेटे हैं, मुझे लाभ देंगे या नुकसान। ठीक है, तो लाभ, इच्छा पूर्ति का भाव है 11th हाउस। 12th हाउस जो है 12वां भाव, वो व्यय भाव है और हानि भाव है। यहां से आप अपने सारे एक्सपेंसेस देखेंगे, और आपने जो भी चीजें आज तक व्यय की, चाहे समय को व्यय किया, धन को किया, शरीर को किया, कहाँ किया, वो आप यहां से जज कर सकते हैं। ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इनके नाम है जो हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ते सुनते याद होने चाहिए। कुल मिलाकर इतनी सी बात है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 खाने हैं, 12 जो हाउसेज हैं या 12 कस्प हैं, ठीक है। इन्हें हमको याद होना चाहिए। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ये बात माइंड में अच्छे से रख लो। इसमें बदलेगी सिर्फ राशि। हम जब जन्म पत्री देखते हैं, या मोबाइल में जन्म पत्री देखते हैं, या किसी प्रिंट आउट से निकाली हुई जन्म पत्री को देख रहे होते हैं, तो उसमें वहां किसी की में 3 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, किसी के 4 लिखा है, किसी के 7 लिखा है, किसी के 12 लिखा है। कंफ्यूज मत हो, वो राशियों के नंबर हैं, वो हाउसेस के नंबर नहीं है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हाउसेस के नंबर मेंशन करके पत्री नहीं बनाता है। हाउसेस के नंबर माइंड में ही आपको सेट रखने हैं कि वो फर्स्ट है। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राशियां, हमने हाउसेस को जान लिया, अब राशियों को जान लेते हैं। जो इन हाउसेस के अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं ना, इन्हें ही राशियां बोलते हैं। ठीक है, ये राशियों के नंबर फिक्स्ड है। जैसे 3 नंबर का मतलब हमेशा मिथुन ही होगा, 7 नंबर का मतलब हमेशा तुला ही होगा, 11 नंबर का मतलब कुंभ ही होगा, 12 नंबर का मतलब मीन ही होगा। और किसी की कुंडली में 13 नंबर आ रहा हो तो भाई उसको वरदान है। ठीक है। उसकी राशियां इन 12 में नहीं है, तो वो तो यकीन मान ले कि वो गॉड का स्पेशल चाइल्ड है। ठीक है, तो ये राशियों के नंबर हैं, आपको ये हमेशा माइंड में रखने हैं, ये फिक्स्ड रहेंगे। एक नंबर हमेशा मेष राशि को ही बताएगा, चाहे आपका 1 नंबर किसी भी हाउस में लिखा हो, वो मेष राशि ही है। चाहे आपका 2 नंबर किसी भी हाउस में लिखा हो, वो वृषभ राशि ही है। चाहे आपका 3 नंबर किसी भी हाउस में लिखा हो, वो मिथुन राशि ही है। चाहे आपका 4 नंबर किसी भी हाउस में लिखा हो, वो कर्क राशि ही है। चाहे आपका 5 नंबर किसी भी हाउस में लिखा हो, वो सिंह राशि ही है। चाहे आपका 6 नंबर किसी भी जगह लिखा हो, वो कन्या राशि ही है। ठीक है, 7 नंबर कहीं लिखा है वो तुला राशि है। इसी प्रकार से 8 लिखा है तो वो वृश्चिक है, 9 लिखा है तो वो धनु है, 10 लिखा है तो वो मकर है, 11 लिखा है किसी हाउस में तो वो कुंभ राशि है वहां, और अगर 12 किसी ने हाउस में लिखा है तो इसका मतलब वो मीन राशि है। यहां तक हमने जान लिया कि हाउसेस क्या हैं, राशियां क्या है। आज हम थोड़ा सा ग्रहों को भी देख लेते हैं कि ग्रह कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो जब भी अपन पत्री देखते हैं तो हमें इन ग्रहों से मुलाकात होती है। इन घरों में नंबर्स के साथ साथ आप जब देखोगे तो कुंडली के अंदर आपको कुछ लोग भी दिखेंगे, जो सूर्य, सन, चंद्रमा, मून,
मंगल, मार्स, बुध, मर्क्यूरी, गुरु, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु, राहु ही रहेगा, केतु, केतु ही रहेगा, हर्षल, किसी जन्म पत्री में जिन्होंने भविष्य दर्शन से बना रखी होगी उनको वहां पर इंद्र दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हर्षल है, अरुण है, और नेपच्यून वरुण है, और प्लूटो यम है। ये जो 10, 11, 12 नंबर के प्लेनेट हैं ये सिर्फ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसे हम सिर्फ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। मुंडेन मैंने आपको बताई थी, ऐसी ज्योतिष होती है जिसकी आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे से किसी को बता सकते हैं कि आज का सेंसेक्स कहाँ जाने वाला है, गोल्ड किस दिन अपने पीक पर आएगा, किस दिन डाउन होगा, जापान में बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, हिंदुस्तान के किसी भी देश के साथ में कैसे संबंध बनने वाले हैं, इन सब के प्रिडिक्शन आप अखबार में कई बार देखते आए होंगे। ये सारे प्रिडिक्शन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से होते हैं, और उन्हीं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो का विशेष रोल होता है। जैसे अगर आपने सुना हो, एक बार के टाइम ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और बड़ी भीषण आग लगी थी। ठीक है, उसमें प्लूटो का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो उस समय प्लूटो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये हम इसको हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं डील करते, क्योंकि ये सन से काफी डिस्टेंस पे, ये इनकी ऑरा में हम नहीं आ पाते, इसलिए पूरे प्लेनेट पे इनका असर होता है, किसी व्यक्ति पे असर नहीं होता है। तो प्लेनेट के असर को हम इससे जज करते हैं कि प्लेनेट पे कितनी उथल पुथल होने वाली है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, वो सब हम इसी से देखते हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी आई तो इन 3 प्लेनेट का अध्ययन अनिवार्य है। फिर इस टाइप से अगर कोई बड़ी इवेंट घट रही है तो वहां पर आप इन 3 प्लैनेट्स को भी देखोगे। ठीक है, हालांकि जो फॉरेन एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो लोग इसे कंसीडर करते हैं, बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसे कंसीडर नहीं किया जाता। तो जो आपके हाउसेज हैं वो फिक्स हैं। हाउसेज में जो राशियां यानी नंबर लिखे हैं वो कोई से भी हो सकते हैं किसी भी हाउस में, और ये ग्रह भी किसी भी हाउस में कोई सा भी हो सकता है। इन ग्रहों में एक खास बात है, सूर्य, बुध और शुक्र ये हमेशा आपस में बहुत नजदीक ही बैठेंगे, यानी एक घर छोड़ करके, बस इनमें एक घर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं आती, इनके बीच में एक घर का ही डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और राहु केतु हमेशा आमने सामने ही बैठेंगे। यदि किसी का कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इसका मतलब है केतु 7th हाउस में ही बैठेगा। यदि आपका राहु 2nd हाउस में बैठा है तो केतु आपका 8th हाउस में ही बैठेगा। ये फिक्स्ड है, ये कभी नहीं बदलेगा, 180 डिग्री पे रहेगा हमेशा। क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में? हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि बाद में कहें सर ये समझ नहीं आया था। अगर अभी नहीं आ रहा हो तो अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ निकेत, अनम्यूट करो, बताओ। सर वो पहला पॉइंट वापस रिपीट करना, सूर्य, बुध और कुछ एक और बोला था सूर्य, आपने? बुध और शुक्र। देखो किसी भी कुंडली के अंदर जब भी आप कुंडली देखोगे तो सूर्य, बुध, शुक्र के बीच में सिर्फ एक हाउस का डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लो सूर्य, बुध फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ठीक है, तो खींच करके शुक्र या तो 11th हाउस में बैठ सकता है या फिर वो 3rd हाउस में बैठ सकता है, मतलब एक हाउस का गैप हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तीनों एक साथ बैठे हैं, और कभी कभी ऐसा होगा कि बुध शुक्र एक साथ होंगे और सूर्य अकेला रह जाए। ऐसी कंडीशन बार बार देखने को मिलेगी, वो डिग्री के हिसाब से होगी, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि शुक्र कभी भी सूर्य से एक हाउस से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा सकता। किस में नहीं जा सकता? जो ज्योतिष इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इसमें नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप लाल किताब ज्योतिष पढ़ोगे तो वहां ये क्रम टूट जाता है, सूर्य जो है उसके सामने यानी 7th हाउस में भी शुक्र आ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हम वहां पढ़ेंगे तब। तो आगे बढ़ सकते हैं कोई? अच्छा हर्ष, कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं सर, ओके। क्लियर है। राम, तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ हाँ अभिनव, सर। बताओ। हाँ सर, ये सूर्य, बुध और शुक्र साथ साथ रहेंगे और राहु और केतु अपोजिट रहेंगे, इसके पीछे कोई रीजन है या फिर मतलब नहीं, ये ऐसा होता ही है? सबके पीछे रीजन है ना। आपको रीजन जो होंगे वो समय के साथ क्लियर होंगे। हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। जब तक ये कंपाइल नहीं होगी ना तब तक हम सारे कारण एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। जैसे हर्ष ने सवाल किया था कि सर कुंडलियां जो बनती है वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनती है क्या?
हर्ष ने किया था ना लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन, हाँ हाँ किया था। और उसका कोई रीजन है क्या? तो वो रीजन भी आपको क्लियर होगा। हाँ, कुंडलियां एंटी क्लॉकवाइज ही बनती है, लेकिन क्या क्लॉकवाइज नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल बनाई जा सकती है। क्या क्लॉकवाइज से आप प्रिडिक्शन करोगे तो वो गलत होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों बना रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हम इसलिए बना रहे हैं कि ये एक सेट पैटर्न है, नॉर्थ इंडिया में यही प्रचलन में है। जैसे हम जिस देश में जाते हैं तो वहां के कल्चर को फॉलो करते हैं। नॉर्थ इंडिया में कुंडली का जो पैटर्न है वो ये फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, कुंडली जो होगी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये चीजें क्लियर होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रिडिक्शन पे, ठीक है। मतलब वो तो एक परफॉर्म है किसी चीज को बताने के लिए, रिप्रेजेंटेशन है वो, और कुछ नहीं है। टेम्पलेट है। हाँ हाँ, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? पारुल, तुम्हें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके जी। तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट हाउस की तरफ। अब हम आज ये जानेंगे कि किसी भी हाउस से आप क्या इवेंट देखते हो, और मैं सिर्फ 2 ही हाउस पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर दिन आपको सिर्फ 2 ही बताऊंगा। ये 2 ही आपको पूरे माइंड में होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाने में तो ये कोर्स मैं 72 आवर्स में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे एंड पे ही हुआ, आप कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है तो बहुत पेशेंस से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आज आपकी नींद उड़ जाएगी। आज रात को आपको नींद नहीं आने वाली प्रॉपर, ये पक्का है, ये मेरी गारंटी है। आप नोट कर लो, लिख लो अपने उस पे। अगर आज आपको नींद आ जाए तो सही समय पे नहीं आएगी आज आपको नींद। इतनी एस्ट्रोलॉजी मैंने भी कर रखी है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। ये है प्रथम भाव, कुंडली का पहला घर। इसे हमने क्या कहा था? लग्न कहा था। पहले घर से हम किसी भी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, वो व्यक्ति कैसा है। जैसे उस व्यक्ति का रंग रूप कैसा होगा, आप उसका रंग और रूप दोनों डिसाइड करके बता सकते हो बिना व्यक्ति से मिले, ठीक है। उसकी हाइट आप बता सकते हो कि उसकी हाइट कैसी होगी, बहुत आसानी से बता सकते हो। उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। उसकी अच्छी बुरी क्वालिटीज क्या क्या होगी, क्या उसमें अच्छा है क्या उसमें बुरा है, वो आप आसानी से बता सकते हो। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस 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 सर, यस विजिबल। सर। दिख रही है सर। ठीक है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा होगा, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी व्यक्ति जब किसी से मिला तो उसका मिलने पर इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है सामने वाले पर, ठीक है। उसके घर की ईस्ट डायरेक्शन कैसी होगी, यानी आपने सिर्फ कुंडली देखनी है और कुंडली देख के ही जज कर लोगे आप कि उस व्यक्ति की ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई जो भी चीज आपको दिख रही है वो कुंडली में दिखाई देगी स्पष्टतया, ठीक है। उसके चेहरे के सभी अंगों का अध्ययन, यानी चेहरे पर पड़ने वाले सारे अंग आप आसानी से कुंडली से देख पाओगे। जैसे बाल, बहुत लोग आपके पास आएंगे कंप्लेन लिखे कि भैया मेरे बाल जो है वो बहुत जा रहे हैं, मेरे बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं। तो आपको उसके बाल अगर वापस देखने हैं, ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसका फर्स्ट हाउस कैसा है। अगर उसका फर्स्ट हाउस किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है तो व्यक्ति अपने बालों से हाथ धो बैठेगा। तो क्या फर्स्ट हाउस में कुछ भी आएगा तो हम सबसे हाथ धो बैठेंगे? नहीं, एक समय पर एक ही इवेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो 1 लाख चीजों को बताएगा। तो क्या 1 लाख चीजों में असर आएगा? क्या नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही बाल, नाक, कान, आंख, होठ, ये सब हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाते हैं। व्यक्ति का नजरिया कैसा होगा, यानी वो लाइफ को लेकर पॉजिटिव है या लाइफ को लेकर नेगेटिव है, उसकी थॉट कैसी है लाइफ को लेकर के, ये आपको फर्स्ट हाउस देखने से ही पता चल जाएगा। अब सवाल यह है कि सर पता कैसे चलेगा? ये अपन इस कोर्स के दौरान जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों से कम 3 या 4 सेशन में आप लोगों को ही मौका दूंगा जिसमें आप आराम से बता पाओगे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में। और कुंडलियां मैं सब रैंडमली खोलूंगा, आप निश्चिंत रहो। आपके जानकारों की नहीं होगी वो, लेकिन आपको कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। व्यक्ति का झुकाव किन किन चीजों पर होगा, यानी इंक्लिनेशन, व्यक्ति की किस चीज में बहुत ज्यादा झुकाव है। जैसा आप देखना, फर्स्ट हाउस के कारण ही बहुत से लोग जो होते हैं वो कांच के सामने जाएंगे ना तो 4 बार 5 बार कांच के सामने जाने की कोशिश करते हैं, बाल बनाएंगे, बार बार देखेंगे अपने आप को, बार बार देखते रहते हैं। ये सारा सिम्टम कहां से आ रहा है? फर्स्ट हाउस से आ रहा है, ठीक है। यही घर हमें बताएगा कि व्यक्ति रिचुअल्स को मानेगा या नहीं मानेगा। यानी इस घर से हम जान सकते हैं कि ये बच्चा संस्कारी होने वाला है या नहीं होने वाला है। मान लो पिता ने तो बड़ी उम्मीद कर रखी है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ऐसा करने वाला है, मेरा बेटा वैसा करने वाला है, और पता लग रहा है बेटा जो होगा यहाँ पर रिचुअल्स की धज्जियां उड़ाने वाला होगा। क्या करोगे?
ठीक है, जिद रखेगा या मिलनसार होगा, यानी एक तो होता है कि बेटा जिद रखे अपनी, एक होता है कि मिलनसार होगा। प्रारब्ध का भोग, आपने प्रारब्ध वाले कर्म पढ़े थे, उनका भोग अर्थात वो कर्म जो हमने पिछले कई जन्मों में किए हैं, वो सारे के सारे कर्म हम इसी घर से देखेंगे भी और भोगेंगे भी, यानी उसी के अनुरूप हमारा घर तय होगा, उसी के अनुरूप हमारा जन्म तय होगा, हमारे हमारे सारे रिश्तेदार उसी के अनुरूप तय होंगे। यदि फर्स्ट हाउस किसी का खराब है ना, तो यकीन मानना उसका जन्म भी ऐसे ही घर में होगा। यदि फर्स्ट हाउस किसी का बहुत स्ट्रांग है, तो ये यकीन मानना कि उसका जन्म फिर उसी परिवार में होगा जहां वो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हो। ये निर्भर सारा फर्स्ट हाउस पे ही करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे जीवन के 1 से 25 साल तक की आयु, यानी 1 to 25 तक व्यक्ति कैसा रहने वाला है, किन चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। जैसे अपन ये कहते हैं ना, बच्चा बड़ा हो गया 25 के बाद, अब तो समझने लग गया, ये समझ वाली बात आने लग गई। क्यों? क्योंकि वो 25 के दायरे को क्रॉस कर गया। तो ये 25 में फर्स्ट हाउस होता है, तो इसमें बच्चा छोटी छोटी चीजों की जिद भी कर लेता है, हर बात पे मनमानी भी कर लेता है, तो वो इससे मुक्त होता है धीरे 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 धीरे, और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमारे जीवन के 1 से 25 साल, अच्छा 1 से 25 साल में मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत क्रिटिकली परेशान है, उसको कोई डिजीज है, या वो उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया, या कोई अन्य बीमारी डिटेक्ट हो गई, तो हम उसको यहीं से ही देखेंगे। ये टीचिंग के नाम से कौन है भाई? टीचिंग नाम से किसी ने एंटर किया है? मोनिका होगी सर। अच्छा, मोनिका अपने नाम को रीनेम करो, टीचिंग हटाओ। टीचिंग तो यहाँ मैं ही कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे भी कोई पढ़ाने वाला आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में जो कारक प्लेनेट है, यानी आपको ये चेक करना है कि व्यक्ति का फर्स्ट हाउस कैसा है, तो आपको उसकी कुंडली का सूर्य भी देखना पड़ेगा। और तकदीर की बात ये मानो किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में ही सूर्य बैठ जाए, तो ये सोने पे सुहागा है, इसको आप कम मत मानना। अगर व्यक्ति के लग्न में ही आके सूर्य बैठ जाए तो ये सोने पे सुहागा है, ऐसे ही ऐशा आराम नहीं भोग रहा है व्यक्ति, लाया है अपने तकदीरों में। ठीक है, ये चीजें आपको ज्योतिषी बताएगी, बाकी लोग तो वो उनसे मिलोगे तो वो तो यही कहेंगे जी मेहनत करते हैं हम, ठीक है, लेकिन ज्योतिष आपको रिवील कर देगी वो व्यक्ति के पास में ये चीजें आई कैसे। इसके बाद यहाँ का जो कारक प्लेनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। प्रथम भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है, ऐसे में सूर्य यदि यहां बैठा है तो उच्च के फल देगा। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान, स्टेटस, सोशल वैल्यू बहुत बड़ी होगी, हल्के में मत लेना आप उसे। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में भी है क्या कोई सज्जन? हैंड रेज कर दो। अरे डिजिटल हैंड रेज करो भाई, हाथ वाले दिखते नहीं मुझे। क्या बात है, अनिकेत का है, और केवल अनिकेत का है? राम जी का भी है सर। राम का भी है। अतुल भी आपका? हाँ सर, मेरा भी है सर। सर हैंड रेज करो, छिपाओ मत। ठीक है सर। हाँ जी, तो जिसका भी फर्स्ट हाउस में सन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि लग्न पीड़ित नहीं हो तो। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसको एनालिसिस कई एंगल से किया जाएगा। मान लो आपका केवल सन बैठा है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन के साथ में उसके और रिश्तेदार भी बैठे हैं, तब थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, तो एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत यहां पर अगर किसी की कुंडली में शनि बैठा है, तो फिर वो वहां पर कैसे फल देता है? नीच के। अब नीच के फल क्या है, इसको समझते हैं। देखो, नीच का मतलब होता है ग्रह में स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहां शनिदेव आकर के क्या हो जाते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। मतलब शनिदेव यहां कुछ अच्छा कर नहीं पाते उस व्यक्ति के लिए, तो इसलिए वो पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर शनि को कैसा मानते हैं कि शनि यहाँ पर बलहीन है। कालपुरुष कुंडली, ये यहां पर एक शब्द आया है जो आपके लिए एकदम नया है, मैं इससे आपका परिचय करवा देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, कालपुरुष कौन है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। इस सृष्टि का जब आरंभ हुआ, विधाता ने ये फैसला किया कि वो एक से अनेक होना चाहता है, तो उसकी जो कुंडली है वही कालपुरुष की कुंडली है। यदि आप कालपुरुष के रूप में देखते हो तो वो भगवान शिव भी हो सकते हैं, वो भगवान विष्णु भी हो सकते हैं, और उनकी जो ये कुंडली है वो फिक्स्ड है,
कालपुरुष की जो ये कुंडली है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसी है, यानी उसमें फर्स्ट हाउस में हमेशा मेष राशि ही आएगी, सेकंड हाउस में हमेशा वृष राशि ही आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड हाउस में मिथुन राशि ही आएगी। अब आप, हमारे ग्रुप में दो लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली कालपुरुष कुंडली से भी मैच होती है, एक अनिकेत है, एक अतुल भैया है। क्लियर है? और भी कोई है क्या? हैंड रेस कर लो कोई है तो। जिनके फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन ही आ गया वो कालपुरुष की कुंडली हो गई, यानी उनकी कुंडली ईश्वर की कुंडली से मैच होती है। चलो, तो ये क्लियर हुआ कालपुरुष की कुंडली क्या है। कोई डाउट है किसी का? किसी भी टर्म्स में जो मैंने यहां तक पढ़ाया है तो डाउट बोल दो। नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कालपुरुष कुंडली के अनुसार प्रथम भाव का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल क्यों है? क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मैंने आपको राशियों के स्वामी नहीं पढ़ाए, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना, कि किस राशि का कौन सा स्वामी है। या आप एक बार के लिए लिख लो, जो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं आप कंफ्यूज होगे, आप लिख लीजिए। 1 से 12 नंबर लिख लो आप लोग, और राशियों के नाम लिख लो, मेष, वृष, मिथुन, ऐसे करके लिख लो आप लोग। बारह की 12 राशियों के नाम लिख लो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। अब मेष राशि के सामने लिख लो मंगल, यानी मेष राशि के जब स्वामी की बात होगी तो इसके स्वामी है मंगल। वृष राशि के स्वामी है शुक्र, वृष राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र। मिथुन राशि के स्वामी है बुध, मर्क्यूरी, बुध। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। जो सिंह राशि है उसके स्वामी है सूर्य भगवान, सूर्य। कन्या राशि के बुध हैं। तुला राशि के फिर से शुक्र हैं। वृश्चिक राशि के मंगल हैं। धनु राशि के गुरु हैं। मकर राशि के शनि हैं। कुंभ राशि के भी शनि है, मकर के जस्ट अगली वाली जो साइन है कुंभ, उसके भी शनि है। और मीन राशि के गुरु हैं जुपिटर। तो ये 12 राशियों के प्लैनेट हैं। देखो सब प्लैनेट्स के पास में आप चेक करो, एक तो चंद्र सूर्य को छोड़ दो, चंद्रमा और सूर्य को छोड़ दो, बाकी सभी प्लैनेट के हिस्से में दो दो राशियां आ गई। मंगल के पास भी दो है, शुक्र के पास भी दो है, बुध के पास भी दो है, गुरु के पास भी दो है, शनि के पास भी दो है, ठीक है। राहु केतु के पास में किसी भी राशि का अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी वो मालिक नहीं है किसी भी राशि के। राहु केतु आगे पढ़ेंगे कि उनको अधिकार कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। बड़े रहस्यमयी प्लेनेट है वो, अपना अधिकार ले लेते हैं वो खुद। चलो, तो यहां से वापस आते हैं हम अपने कंटेंट पे। कालपुरुष कुंडली के अनुसार प्रथम भाव का स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल भी यहाँ शुभ ही होता है। यदि किसी की कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है तो वो भी शुभ ही है, ठीक है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लगन है, और मंगल इनके लग्न में ही बैठा है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी है और मंगल इनके लग्न में ही बैठा है। आज तक के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्कॉर्पियन असेंडेंट के हैं, ठीक है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
इसी प्रकार प्रथम भाव पूर्व दिशा का भी कारक है, यानी फर्स्ट हाउस से हम हमारे घर की ईस्ट डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। ऐसे में यदि सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप यकीन मानना आपको पूर्व दिशा का मकान बहुत रास आएगा। अगर आपका फर्स्ट हाउस अच्छा है, सन अच्छा है, तो आपको ईस्ट फेसिंग की बिल्डिंग बहुत काम आने वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ? व्यक्ति सीधे मुंह पर बोलने वाला होगा, ठीक है, पीठ पीछे बात बनाने वाला होगा, किस हद का जिद्दी होगा, अनुशासित होगा, अनुशासन नहीं रख पाएगा, यानी ये बात आपको फर्स्ट हाउस देखते ही पता चल जाएगी। अगर आप किसी व्यक्ति को कुंडली देख रहे हो और उसका फर्स्ट हाउस रीड कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीधे सीधे बात करेगा या बातें घुमा घुमा के बातें करेगा। मतलब इससे हम उसके बोलने की ये टैक्ट देख लेंगे। पीठ पीछे से तो बातें करने वाला नहीं होगा, जिद होगा तो किस हद तक का जिद्दी होगा, और अगर डिसिप्लिन की बात करेगा तो किस डिसिप्लिन में रह पाएगा ये। ठीक है, प्रथम भाव से हम किसी भी व्यक्ति की मेहनत को भी देख सकते हैं कि वो कितने एफर्ट लगाएगा। जैसे आपको तो कहता जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और आपने कहा बताना जी आपका कौन सा, तो पता चल जाएगा आपको वो कितना मेहनती है। ठीक है, उसका संघर्ष आपको दिखेगा फर्स्ट हाउस से, उसकी सारी कोशिशें आपको दिखेगी, उसने जितने भी एफर्ट डाले हैं जिंदगी में वो दिखेंगे। उसका आलस भी आपको यहां से दिखेगा, उसकी लगन, लगन का मतलब है आप किसी काम, कहते हैं ना लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा सो देखा जाएगा, तो आपके अंदर कितनी ललक है काम को करने की वो यहां से देखी जाती है। अपनी आजीविका के लिए व्यक्ति के सर्वाधिक एफर्ट, यानी व्यक्ति कुछ कमाना चाहता है तो कमाने के लिए उसने अपना कितना जीवन झोंका, कितनी मेहनत करी, किस हद तक वो अपने परिवार के से दूर रहा पैसा कमाने के लिए, क्या नहीं किया उसने, तो वो सारे एफर्ट हम यहां से देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के घर की चार दीवारी कैसी होगी, यानी उसका घर अंदर से कैसा दिखता होगा, ये फर्स्ट हाउस हमें बता देगा। आप किसी का फर्स्ट हाउस देख के ही जज कर सकते हो कि ये व्यक्ति तो कह रहा होगा भाई ये आलीशान होटल में रहता है, पर अगर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, यदि आपने उसका फर्स्ट हाउस देखा, तो आप समझ जाओगे कि इसका घर ये बता रहा है बिल्डिंग है, कोठी है, फलाना है, लेना देना कुछ भी नहीं, किराए पे रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस ही हमें क्लियर कर देगा। इसके बाद व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड होगा या नैरो माइंडेड होगा। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत ही इनका तो लेवल बहुत शानदार है, बहुत ब्रॉड है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी बातचीत ही आपको बता देगी तो बहुत नैरो माइंडेड है। ठीक है, किसी भी काम में व्यक्ति के सफल और असफल होने के, यानी सक्सेस और फेलियर के कितने चांस है। आपने कहा सर मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं आपका फर्स्ट हाउस जरूर रीड करूंगा कि आप उस प्रोजेक्ट को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब आपके फर्स्ट हाउस में वो दमखम दिखेगा। यदि फर्स्ट हाउस मना कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, वो सुंदर है, ठीक ठीक है, या फिर नहीं है सुंदर, ये हम फर्स्ट हाउस को देखते ही समझ जाएंगे। फर्स्ट हाउस जैसे ही हम देखेंगे हमें पता चल जाएगा व्यक्ति है। जितने भी एक्टर्स हैं उनके फर्स्ट हाउस अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर वो फर्स्ट हाउस अच्छा नहीं होगा तो लुकिंग नहीं आएगी उनमें। ठीक है ना, वो जो गुड लुकिंग वाली बात आती है ना, वो फर्स्ट हाउस से ही आती है, अपीयरेंस। इसी भाव से व्यक्ति की समझने की शक्ति हमें पता लगती है कि उसमें समझने का स्तर कितना है। मतलब आप किसी से कह रहे हो समझता ही नहीं है, मैं समझा समझा के थक गया, 10 तो मैंने ट्यूशन लगा दी, इसके टीचर ही परेशान हो गए, तो वो आप फर्स्ट हाउस देख के जज कर सकते हो कि इस व्यक्ति की ट्यूशन लगाने की जरूरत है क्या, या कुछ और चीजों की जरूरत है, कहीं ये व्यक्ति आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है फर्स्ट हाउस से। ठीक है ना, इसके बाद आपको पता लगता है उस व्यक्ति में नेतृत्व का गुण है, यानी लीडरशिप कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा तुम टीम के आज से मॉनिटर हो, और बंदा घबरा रहा है कि जी मॉनिटर नहीं बनाओ मुझे, ये मुझे क्लास पीटेगी पकड़ के। ठीक है, तो मॉनिटरिंग वाला गुण, आज मोदी जी इस वक्त पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है उनका फर्स्ट हाउस कैसा है। क्लियर हो रही है बात, यानी फर्स्ट हाउस में इतना जबरदस्त गुण है कि वो पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं। उनके चेहरे का तेज देख रहे हो आप। मैंने कहा था मंगल का यहां होना भी शुभ है, वृश्चिक लगन है, जल तत्व राशि, आप सीखोगे आगे। चेहरे का तेज देखो, और मंगल किसे कहते हैं, जो ताबड़तोड़ डिसीजन ले। 370 हटा दी है, कल से नोट बंद हो जाएंगे। मंगल का मतलब ही ये जो ताबड़तोड़ काम करे। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पता नहीं क्या क्या, किसी भी देश से घबराते नहीं। कनाडा को कह दिया अभी ऐसा करेगा तो ऐसा है। तो ये देख रहे हो आप, ताकत जो दिखती है वो कहां से दिखती है, मंगल से। जितने भी जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, इन पे मंगल का प्रभाव हुए बिना ये कर नहीं सकते।
तो मंगल का अच्छा होना भी जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं उसका टैलेंट, यानी व्यक्ति में जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट हमें दिखाई देता है उसके फर्स्ट हाउस से। उसमें अधिकारों का उपयोग करने की बुद्धि, जैसे आपको मैंने अधिकार दिया कि आज मैं नहीं हूं, आज आप क्लास लो, या एक टीचर ये कह के गया कि बेटा तुम क्लास को संभालो, अभी मैं नीचे ऑफिस में जा रहा हूं, तो अपने अधिकार का मॉनिटर ने एक तो बच्चों को ढंग से पढ़ाया, और एक पता लगा कि अभी वो टीचर धै सपाटे क्लास के अंदर माहौल खराब कर दिया पूरा। तो अपने अधिकार का आप सही प्रयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे, ये हमें फर्स्ट हाउस बता देता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कारोबार या नौकरी के किस मतलब क्षेत्र में किस ऊंचाई पर बैठेगा, किस लेवल तक का उसका नाम होगा, काम होगा, ये हम यहां से देख सकते हैं। आपने नौकरी करनी है, आपने कोई बिजनेस करना है, आप कुछ भी करने वाले हो, आप किस लेवल पर बैठोगे, आपका ऑफिस कैसा होगा, आपका डेकोरम कैसा होगा, ठीक है, आपके कारोबार के क्षेत्र में आपका कितना रुतबा होगा, दबदबा होगा, ये सब देख सकते हो आप फर्स्ट हाउस से। इसके बाद में पहले भाव का संबंध जड़ी बूटियों से भी है। यहां से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की दवाओं से लाभ होगा। जैसे बहुत से लोग आपको कहेंगे भैया मैंने सोराइसिस की दवाएं ले लेके थक चुका हूं, पर मेरे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने इसकी दवाई ले ली, मेरे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसका फर्स्ट हाउस किसी ने रीड ही नहीं किया। आप फर्स्ट हाउस को रीड करो, वहां से जज करो कि व्यक्ति के लिए कौन सी दवा अच्छी होने वाली है। उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से लाभ होगा, होम्योपैथी से लाभ होगा, या एलोपैथी से लाभ होगा, ये आपको फर्स्ट हाउस बताएगा। और फर्स्ट हाउस देखते ही आप उस व्यक्ति को कह सकते हो भैया आप इस दवाई को लो, और यकीन मानना आपकी बताई दवाई उसके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, उसका रोग ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सीधा प्लेनेट की वो चीज पकड़ ली। बात समझ में आ रही है मेरी? फिर किसी भी व्यक्ति में अहंकार, यानी किस लेवल का अहंकार होगा, या फिर कितनी विनम्रता होगी, उसका रवैया कैसा होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा मतलब आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, भगवान के प्रति भी झुकाव रखेगा या नहीं रखेगा, व्यक्ति में स्वाभिमान की मात्रा होगी या अभिमान की मात्रा होगी, और होगी तो फिर कितनी होगी, कहीं ऐठीला, कहीं अकड़, बहुत ज्यादा गुस्सा, सुलझे हुए दिमाग का होगा या उलझे हुए दिमाग का होगा, या हर बात ही उल्टी करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप कितना ही सीधा बोल लो वो जवाब ही उल्टा देते हैं, आप समझ जाओ फर्स्ट हाउस कैसा है। क्लियर है? इस घर से हम हमारी उठ बैठ किस प्रकार के लोगों के साथ है, यानी कि हमारा ड्राइंग रूम कैसा है। फर्स्ट हाउस जिस व्यक्ति का जैसा होता है उसकी लाइफ में वैसे ही लोग उसके साथ उठते बैठते हैं। क्लियर है? यदि फर्स्ट हाउस अच्छा है तो व्यक्ति की उठ बैठ अच्छे लोगों में ही होती है। यदि फर्स्ट हाउस आपका खराब है तो फिर उसको वो कहते हैं ना कि नशेड़ी को नशेड़ी ढूंढ ही लेता है, जुआरी को जुआरी ढूंढ लेता है। तो वो सब मिल जाते हैं आपको अपने आप, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस उन्हें बता देता है कि तेरे मतलब के लोग यहाँ है ही नहीं भाई, तू कहां भटक रहा है। इसी भाव से उस धन को और उस गाड़ी घोड़े को भी देखा जाता है जो व्यक्ति ने अपने प्रयासों से अर्जित किया है। जैसे आपने किसी के यहाँ नौकरी करी, नौकरी करते करते आपने 50,000 रुपए जोड़े और आज आप मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो, तो ये नौकरी करके जो आपने 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी है ये फर्स्ट हाउस ही बताएगा, क्योंकि यहाँ आपने सारे एफर्ट मोटरसाइकिल के लिए गए हैं, आपने दूसरा तो कोई काम ही नहीं किया ना, केवल मोटरसाइकिल के लिए आपने सारे एफर्ट लगाए। फिर कोई भी व्यक्ति कितना बीमार रहेगा, लाइफ उसकी कैसे जाने वाली है, बीमारी में जाने वाली है, शारीरिक रूप से ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या मेडिसिन पे लाइफ चलेगी, ये सब कुछ आप फर्स्ट हाउस से देख सकते हो। आई होप कि आपको यहां तक सभी को क्लियर होगा। फिर भी यदि नहीं है तो बताओ। और ये फर्स्ट हाउस का सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे काइंड्स हैं, जब हम पढ़ते हैं तो आप यकीन मानना कि एक हाउस से देखने वाली जो इवेंट है ना, एक व्यक्ति अगर एक होरोस्कोप की बात करूं तो एक महीने में भी नहीं देख सकता, एक महीने में भी नहीं देख